नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं, बिहार की चाय। मतलब एक ऐसा राज्य जिसे हम अक्सर लीची या मखाने के लिए जानते हैं, वो चाय का इतना बड़ा कह सकते हैं खिलाड़ी कैसे बन गया। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाली बात है कई लोगों के लिए। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि ये सफर आसान नहीं था। इसमें कई मोड़ आए, सफलताएं भी मिली और हाँ, चुनौतियां भी रहीं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही समझना है कि बिहार जो पारंपरिक रूप से चाय के लिए नहीं जाना जाता था, वो अचानक देश का 5वां सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कैसे बन गया। चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरूर। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ, मतलब इसकी जड़ें कहाँ है। हाँ, तो इसकी शुरुआत होती है 1992 में। किशनगंज में एक स्थानीय कपड़ा व्यापारी थे, राजकरण दफ्तरी। अच्छा, कपड़ा व्यापारी। जी हाँ। और उन्होंने कुछ ऐसा सोचा जो उस वक्त शायद किसी के दिमाग में नहीं आया होगा। क्या बात है। और सुनने में आया है कि इसकी प्रेरणा उन्हें कहीं और से मिली थी। हाँ, ये दिलचस्प है। वो एक रात असम के किसी चाय बागान में रुके थे अच्छा। और वहीं उन्हें यह ख्याल आया कि भाई अगर पास के पश्चिम बंगाल की तराई की जमीन और जलवायु चाय के लिए अच्छी है, तो किशनगंज जो बिल्कुल सटा हुआ है, हाँ। वहां की जलवायु भी तो वैसी है, तो क्यों ना यहाँ कोशिश की जाए। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक छोटा सा अनुभव और इतनी बड़ी पहल। बिल्कुल। लेकिन शुरू में तो लोग माने नहीं होंगे, मतलब शक तो रहा होगा। हाँ बिल्कुल, काफी संदेह था। लोगों को लगा कि बिहार की जमीन तो समतल है, पहाड़ी ढलाने नहीं है, तो यहाँ चाय कैसे उगेगी। चाय के लिए तो ढलान वाली जमीन अच्छी मानी जाती है। पर दफ्तरी जी ने कोशिश की और देखिए वो सफल भी हुए। और फिर ये सिर्फ किशनगंज तक ही नहीं रुका है ना। नहीं नहीं, किशनगंज तो आज मुख्य केंद्र बनी गया है। उसे लोग अब मजाक में मिनी दार्जिलिंग भी कहने लगे हैं। हाँ, सुना है मैंने। लेकिन अब तो ये खेती आसपास के जिलों जैसे पूर्णिया, अररिया और कटिहार में भी फैल गई है। अच्छा, तो ये काफी फैल गया है। हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं, कितना उत्पादन हो रहा है। आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। आज बिहार में करीब आप मानिए 25,000 एकड़ जमीन पर चाय की खेती हो रही है। 25,000 एकड़। जी। और अकेले किशनगंज में ही साल में लगभग 20,000 टन तैयार चाय बन जाती है। और अगर हरी पत्तियों की बात करें तो वो करीब 7 करोड़ किलो। 7 करोड़ किलो। और इसी वजह से आज बिहार देश में 5वें स्थान पर है चाय उत्पादन में। कमाल है। और वहाँ हाँ। की परिस्थितियां, मतलब मौसम, मिट्टी, वो सब चाय के लिए अनुकूल है। हाँ बिल्कुल, कुदरत ने भी साथ दिया है। तापमान चाय के लिए एकदम सही रहता है, लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बारिश भी अच्छी होती है, 150 से 300 सेंटीमीटर सालाना। और मिट्टी। वो थोड़ी अम्लीय यानी एसिडिक है, जैसी चाय को चाहिए। अच्छा। और सबसे जरूरी, पानी रुकता नहीं है, निकल जाता है। तो ये सारी चीजें चाय की बढ़त के लिए बहुत अच्छी हैं। तो मतलब एक व्यक्ति की सोच से शुरू हुई चीज आज हजारों एकड़ और लाखों किलो उत्पादन तक पहुंच गए। इसका वहां की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है। असर तो बहुत गहरा पड़ा है, खासतौर पर किशनगंज और उसके आसपास के इलाकों में। देखिए, इस उद्योग ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया है ओरांव आदिवासी समुदाय के लोगों को। अच्छा। ये लोग पारंपरिक रूप से कुड़ुक भाषा बोलते हैं और पहले इन इलाकों में काम के मौके बहुत कम थे। लोगों को काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, पलायन होता था। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या है बिहार में। बिल्कुल। तो चाय की खेती ने एक तरह से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार दिया, इससे पलायन कुछ हद तक कम हुआ है। और सिर्फ रोजगार ही नहीं, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, छोटे मोटे दूसरे व्यापार, ये सब भी पनपे हैं। तो ये तो काफी सकारात्मक तस्वीर लग रही है। आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से फायदा हुआ है। हाँ, फायदा तो हुआ है, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ चुनौतियां भी हैं। अच्छा। जैसे कि श्रमिकों की अपनी स्थिति। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत से मजदूरों के रहने के हालात अभी भी बहुत अच्छे नहीं है। मतलब वो अभी भी कच्चे या साधारण घरों में रहते हैं। यानी विकास का फायदा शायद सब तक बराबर नहीं पहुंचा है। हाँ, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। उनके जीवन में उतना बड़ा बदलाव नहीं आया है जितना शायद बागान मालिकों की जिंदगी में आया होगा। और कुछ जगहों पर बागान मालिकों के काम करने के तरीकों पर भी सवाल उठे हैं। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि कुछ बागान मालिक सरकार की जो रोजगार गारंटी योजना है, NREGA, उससे थोड़े चिंतित हैं कि उसका असर उनके काम पर पड़ सकता है। बस वही बता रहे जो जानकारी उपलब्ध है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये जटिल मुद्दे हैं। लेकिन क्या हाल फिलहाल में कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, कुछ सकारात्मक पहल। हाँ, बिल्कुल अच्छी खबरें भी हैं। किशनगंज में एक पुरानी चाय फैक्ट्री थी जो बंद पड़ी थी, उसे फिर से चालू किया गया है। अरे वाह। और अब उसे महानंदा किसान उत्पादक कंपनी चला रही है। ये किसानों का अपना समूह है जो मिलकर काम कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, किसानों का सशक्तिकरण। जी। और एक और बात,
बिहार की चाय की क्वालिटी भी अब पहचानी जा रही है। हाँ, मैंने भी सुना है। कोई लोचन टी करके ब्रांड है। बिल्कुल। लोचन टी जैसे स्थानीय ब्रांड्स को तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिले हैं। क्या बात है। ये तो दिखाता है कि क्वालिटी में कितना सुधार हुआ है। यकीन है। और अगर हम इससे पूरी दुनिया के संदर्भ में देखें तो चाय की मांग तो लगातार बढ़ ही रही है। हम्म। और बिहार के लिए एक प्लस पॉइंट यह है कि यहाँ चाय उगाने की लागत मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट आसाम या बंगाल जैसे दूसरे राज्यों के मुकाबले कम है। अच्छा, ये तो एक बड़ा फायदा है। हाँ, तो ये कम लागत और सुधरती हुई क्वालिटी, ये दोनों मिलकर बिहार को भविष्य में चाय के बाजार में एक मजबूत दावेदार बना सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि जो चुनौतियां हैं, जैसे श्रमिकों की स्थिति या इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका सही समाधान निकाला जाए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ विकास की बहुत संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार में चाय की ये कहानी वाकई एक अप्रत्याशित, एक अनूठी यात्रा रही है। किशनगंज में एक अकेली सोच से शुरू होकर ये आज एक अहम उद्योग बन चुका है। इसने आर्थिक मौके पैदा किए हैं, खासकर उड़ांव समुदाय के लिए, जो बहुत जरूरी था। लेकिन हाँ, सामाजिक और ढांचागत चुनौतियां अभी भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या बिहार अपनी कम उत्पादन लागत और लगातार बेहतर होती क्वालिटी के दम पर आने वाले समय में चाय के जो स्थापित गढ़ हैं, जैसे असम या दार्जिलिंग, उन्हें गंभीर चुनौती दे सकता है? खास तौर पर अगर वो अपनी अंदरूनी चुनौतियों जैसे श्रमिकों के मुद्दे और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुलझा ले। ये एक बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है।